ये है नॉर्वे। नॉर्दर्न सी के बिल्कुल ऊपर स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला दुनिया का 5वां सबसे अमीर कंट्री। इतना अमीर कि इसकी 25% आबादी मिलियन ऑफ डॉलर की मालिक है। दोस्तों, जब भी रिचेस्ट कंट्री की बात आती है तो हम अमेरिका या चाइना के बारे में ही सोचते हैं। भारत की इकोनॉमी के बारे में भी यही बात की जाती है कि ये दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन अगर इनकी जीडीपी को इनके लोगों के लिहाज से देखा जाए तो भारत दुनिया में इस वक्त 128वें नंबर पर आता है। यानी इनकी जीडीपी देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ लोग इतने हैं कि इन्हें कुछ भी खास नहीं मिल पाता। नाजरीन, हमारी ये वीडियो देखने पर आपके बेहद मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे का जिक्र हमेशा दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में से किया जाता है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज तक फ्री है और फिर भी वहाँ के सिटीजन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। और आखिर नॉर्वे ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी कंट्रीज नहीं कर पा रहे? नॉर्वे के पास एक शानदार एजुकेशन सिस्टम प्लान है, वहाँ पर फ्री मेडिकल केयर सिस्टम है, वहाँ का क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है और अगर सॉवरेन वेल्थ फंड के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर हर फर्द करीब 1.5 करोड़ रुपए का हकदार है। ये भी मुमकिन है कि अगर आप नॉर्वे में बेरोजगार हैं तो हो सकता है कि आप अब भी पाकिस्तान में काम कर रहे मिडिल क्लास वर्कर से ज्यादा पैसे कमाते हो, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी फंड भी दिया जाता है। वर्ल्ड 7th हेल्थीएस्ट कंट्री और दुनिया का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क। किसी भी मुल्क की खुशहाली नापने के लिए जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, नॉर्वे इन सब में टॉप पे है। नॉर्वे की कुल पॉपुलेशन इस वक्त 55 लाख के करीब है और फिर भी इनकी जीडीपी का साइज इस वक्त 446 बिलियन डॉलर है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी के आखिर में नॉर्वे के लोग थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे। एक ऐसा पहाड़ी मुल्क जिसमें सफर करना तकरीबन नामुमकिन था। कस्बे दूर दराज और अलग थलग थे और इनके शहरी बहुत कम तालीम याफ्ता थे। इस मुल्क में 6 महीने सर्दियां रहती थी, जिसकी वजह से ज़राअत इंतहाई मुश्किल थी और लोग बामुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी कर पाते थे। मगर कुछ ही साल के बाद नॉर्वे के हालात मजीद खराब हो गए। नॉर्वे की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। पूरे मुल्क में कहत फैल गया और लगता यही था कि अब यही गुर्बत नॉर्वे का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे नॉर्वे इतना डेवलप और अमीर मुल्क बन गया? ये है वो सारे कंट्रीज जिनके पास दुनिया के 85% ऑयल रिजर्व मौजूद हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, लीबिया, रशिया और वेनेजुएला। लेकिन इनका कंबाइंड जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का सिर्फ 8% है और इनमें से कोई भी कंट्री दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री की लिस्ट में नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया का 13 लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। तो फिर क्या वजह है कि ये कंट्री इतना ऑयल प्रोड्यूस करने के बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड में नॉर्वे के करीब भी नहीं आते? इसकी वजह है वो फिनोमिना जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑयल कर्स। तेल का मसला ये है कि ये बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा है। तेल निकलने के बाद रातों रात कौमों पर पैसे बरसने लगते हैं, मगर मुल्क के हुक्मरान इन पैसों को टैक्स कम करने और अखराजात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री इस मुल्क की बाकी इंडस्ट्री पर छा जाती है। जैसे जैसे ये कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी लोकल करेंसी की डिमांड में इजाफा होता है, जिससे इस मुल्क के शहरियों के लिए इम्पोर्टेड चीजें खरीदना आसान हो जाता है और नतीजतन इस मुल्क की लोकल इंडस्ट्री सफर करने लग जाती है। जैसे जैसे लोकल कंपनीज बंद होने लगती हैं, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। पैसा सिर्फ चंद लोगों के हाथ में आ जाता है। आम आदमी में गुस्सा बढ़ने लगता है और यही गुस्सा ले जाता है प्रोटेस्ट और इवेंचुअली रिवॉल्ट की तरफ। यही हुआ लीबिया और वेनेजुएला के साथ। लेकिन इस ऑयल कर्ज ने नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं किया? असल में 19वीं सदी में नॉर्वे की सारी इकोनॉमी सी ट्रेड से ही चलती थी। जबरदस्त पोर्ट लोकेशन होने की वजह से नॉर्वे से टिम्बर, फिश
मुख्तलिफ मिनरल्स समुद्री जहाजों के जरिए यूरोप और एशियन कंट्री को जाते थे। 19 के आगाज में ही नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज बन चुका था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सी का तकरीबन 35% सी ट्रेड नॉर्वे कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो नॉर्वे ने किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना, जिसका मकसद था सियासी ताकत और पैसा किसी एक आदमी या पार्टी के हाथ में ना जाए। नॉर्वे को कुदरत की तरफ से एक और भी फेवर मिला हुआ था, वो था सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल। लेकिन इस वक्त नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज गैर मुल्की थी और यही चीज नॉर्वे की गवर्नमेंट को काफी खटक रही थी। उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ नॉर्वेजियन ही ऑन करेंगे। इसी सिलसिले में 1940 में नॉर्वे की हुकूमत ने एक बिल पास किया जिसमें फॉरेन कंपनी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप से रोक दिया गया। इसी दौरान रेलवे, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम आने से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री को भी एक मच नीडेड बूस्ट मिल गया। 1945 से 1970 के दौरान नॉर्वे के जीडीपी 3.3% थी। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स नॉर्वे में था, मगर टैक्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट, एजुकेशन, लोगों के वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पर ही खर्च कर रही थी। 1965 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट न होने के बराबर थी। नॉर्वे अब यूरोप के बाकी मुल्कों के बराबर आ चुका था, मगर अभी भी इस लेवल पर नहीं था जिस पर नॉर्वे हमें आज दिखाई देता है। 1959 में नेदरलैंड में नेचुरल गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए और इसी दौरान माहिरीन में ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि नॉर्दर्न सी के नीचे भी ऑयल रिजर्व जरूर होंगे। फिलिप्स पेट्रोलियम नामी कंपनी ने नॉर्दर्न सी में ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर। तकरीबन 2 साल तक ड्रिलिंग के बावजूद ऑयल रिजर्व दरियाफ्त नहीं हो सके। सब लोग मायूस हो गए। फिलिप्स पेट्रोलियम ने एक आखिरी बार ट्राई करने की ठानी और इस बार फुल डीप ड्रिलिंग शुरू कर दी और आखिरकार 1969 में नॉर्थ सी के नीचे बहुत बड़े ऑयल रिजर्व दरियाफ्त हो गए। नॉर्वे में तेल मिलने का ये मतलब नहीं था कि अब आप एक अमीर मुल्क बन जाएंगे। इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तेल से आने वाले पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। नॉर्वे ने सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनीज का शेयर ऑयल मार्केट में लिमिटेड ही रखा। प्राइवेट कंपनीज के ऑयल निकालने पर 78% प्रॉफिट पर टैक्स लगा दिया। इसके साथ साथ नॉर्वे ने स्टेट ऑयल नाम की एक सरकारी कंपनी की भी शुरुआत की जो तेल निकालने का काम देखेगी। इसके साथ ही नॉर्वे ने ऑयल रिफाइनिंग की इंडस्ट्री को भी साथ साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। अगले 10 साल से भी कम अरसे में नॉर्वे ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा होगी। ऑयल सेक्टर ने हजारों जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दी। मछली पकड़ने वाले शहर अब पेट्रोलियम पावर हाउसेस बन चुके थे। बिलियन ऑफ डॉलर आना शुरू हो गए और नॉर्वे की तकदीर बदल गई। लेकिन ये तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हुआ था। तो फिर नॉर्वे ने ऐसा क्या डिफरेंट किया? नॉर्वे की गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाली तमाम इनकम सिर्फ लोगों की वेलफेयर पे खर्च होगी। ऑयल से आने वाले तमाम प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे खर्च होने लगे। नॉर्वे यूएई और सऊदी अरब की तरह टैक्स कम कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि टैक्स इकट्ठा करके वो वापस लोगों पे ही लगाता रहा। मुल्क के बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए नॉर्वेजियन हुकूमत ने 1990 में एक पेंशन फंड बनाया जिसका मकसद सिर्फ ये था कि नॉर्वे में ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर्स की कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, नतीजतन नॉर्वे की बाकी लोकल इंडस्ट्री भी फ्लरिश करने लगी। ऑयल सेक्टर पर नॉर्वे की डिपेंडेंस खत्म हो गई और फिर दुनिया की डेवलप 3 मुल्कों की लिस्ट में टॉप पर आ गया। जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्वे को हासिल थे वो कई और ममालिक को आज भी हासिल हैं, लेकिन वो नॉर्वे की सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर सके। फर्क है रियल डेमोक्रेसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का और अपनी कौम के साथ सिंसियर होने का।
अगर हम सब कंटिनेंट की बात करें तो शायद इंडिया और पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में नॉर्वे से कहीं ज्यादा खुशकिस्मत होंगे, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, करप्शन और एजुकेशन पर फोकस ना होने की वजह से आज दोनों मुल्क शदीद सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज का शिकार है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।